Good morning, student. Myself Mukesh Kumar Tiwari from LPM Public School. Dear student, today we will talk about for the some numerical problem of chapter number 4, that is the structure of atom. Clear? So let me start to solve the sum question. Before this, I will write the sum question on the board, and you have to also consider the question carefully. Clear? So let's consider what is the question given. पहला क्वेश्चन है, give two important application of give two important application of radioactive sorry application of radioactive isotopes. क्लियर? आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जैसे आप आइसोटोप्स जान रहे हो, आइसोटोप्स कई तरह के होते हैं, ठीक है ना? तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, किन्हीं एनी टू किसी भी दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का आपको एप्लीकेशन बताना है कि उसका क्या यूज है, ठीक है ना? तो इसके लिए मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। आप जान रहे हो कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये है ना? तो इसमें से जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 आइसोटोप is used for कार्बन डेटिंग, यानी कार्बन का जो थर्ड आइसोटोप है कार्बन 14, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है और इसका जो यूज होता है वो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। अब ये कार्बन डेटिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बहुत पुराना फॉसिल्स है, तो उस फॉसिल्स के ईयर को हमें फाइंड करना है कि कितना साल हुआ, ठीक है ना? तो इसके लिए हम जो इस प्रोसेस को यूज में लाते हैं उसका नाम है कार्बन डेटिंग, ठीक है ना? कार्बन डेटिंग के लिए जो आइसोटोप्स हम यूज करते हैं वो है कार्बन का आइसोटोप कार्बन 14, ठीक है ना? तो पहला एप्लीकेशन हो गया जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप से कार्बन 14। अब हम सेकंड नंबर बताने जा रहे हैं, यूरेनियम 92, यूरेनियम 235। ये यूरेनियम है, यूरेनियम का ये जो आइसोटोप है, आइसोटोप इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ used for generation of electricity in न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां से बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें इस आइसोटोप का यूज किया जाता है, ठीक है ना? 92U235। क्लियर है? तो ये हो गया एप्लीकेशन, दो आइसोटोप्स का मैंने बताया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करने जा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन हैवी वाटर। क्वेश्चन है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन is present
in heavy water। हैवी वाटर का जो फार्मूला होता है वो होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन के आधार पर 3 आइसोटोप्स होते हैं। क्लियर? जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक है 1H1, एक है 1H2 और एक है 1H3। यह है प्रोटियम, यह है ड्यूटेरियम और यह है ट्राइटियम। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हैवी वाटर में कौन सा आइसोटोप्स होता है, तो आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम, यानी जो सेकंड आइसोटोप है 1H2, यही हैवी वाटर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, केमिकल फार्मूला ऑफ अ मेटल सल्फेट इज, केमिकल फार्मूला ऑफ अ मेटल सल्फेट इज MsO4। ठीक है, कोई मेटल सल्फेट है जिसका फार्मूला है MsO4। व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ क्लोराइड? यह है व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। ठीक है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? क्वेश्चन में ये दिया है कोई मेटल है और उसके सल्फेट, कोई मेटल M है, इसके सल्फेट का फार्मूला है MsO4। तो आपको मैं बता दूं कि सल्फेट का जो फार्मूला होगा वो है SO4 माइनस, यानी सल्फेट में इसकी वैलेंसी है 2, वैलेंसी है 2। क्लियर? और MsO4 बनने का मतलब कि मेटल की भी वैलेंसी 2 है, यहां से दिखा रहा हूं मैं, इसकी भी वैलेंसी 2 और इसकी भी वैलेंसी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तभी MsO4 बना है। इसका मतलब मेटल की वैलेंसी 2 है और SO4 की भी वैलेंसी 2 है, तभी ये दोनों आपस में ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, M और SO4 ऐसे। इसका जो 2 माइनस है यहाँ मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 होगी, तो बनेगा क्या? फार्मूला बनेगा M2SO4 होल ट्वाइस। तो ये दोनों 2 सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MsO4। तो अब ये पूछा जा रहा है क्लोराइड का क्या फार्मूला होगा? तो क्लोराइड का फार्मूला बनाने के लिए मेटल को क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे, तो क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 और मेटल का होता है 2, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो फार्मूला बन जाएगा क्या? MCl2, यानी जो मेटल का क्लोराइड होगा उसका फार्मूला क्या होगा? MCl2। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब है 3। अब 4 हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है यहाँ पर? एन एलिमेंट A हैज वैलेंसी +3 एंड एलिमेंट A हैज वैलेंसी +3 while another element B has valency -2। ठीक है,
give the formula of their compound, give the formula of their compound formed when A react with B, ठीक है ना, यानी दो एलिमेंट दिया गया है A और B, दो एलिमेंट है और इसमें ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि A की वैलेंसी +3 है और 2 की वैलेंसी -2 है, सॉरी B की वैलेंसी -2 है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो A और B को जब हम जैसे A लेफ्ट साइड में होगा, प्लस वाली वैलेंसी को लेफ्ट साइड में रखेंगे और माइनस वाले को राइट साइड में, ऐसे, ठीक है ना। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? A2B3, यानी फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू A2B3। क्लियर है? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5th नंबर देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्या दिया है, ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फास्फोरस एटम इज, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फास्फोरस इज 285। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है 285। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ P3 माइनस आयन, फास्फाइड आयन का आपको बनाना है कन्फिग्रेशन। तो फास्फोरस जो P है उसका कन्फिग्रेशन आपको बताया गया है, P का कन्फिग्रेशन, P का 15 होता है, कन्फिग्रेशन होगा 285, ठीक है ना। और जब इसी P पर 3 माइनस आ जाएगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन कर लिया, तो 15 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 288, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि फास्फोरस जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जहां 5 इलेक्ट्रॉन था वहां पर अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ऐसे में इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 288। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन अब कंसीडर करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द एटम्स represented by the following figure। एक फिगर बना कर दिया गया है, वहां से आपको बैलेंस फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है। फिगर क्या है? ध्यान से देखिए, फिगर में यही बनाया गया है, ये न्यूक्लियस है,
इलेक्ट्रॉन है ऐसे, L में 3 4 5 6 7 8, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फिगर ये दिया है और दूसरा फिगर यहाँ है। 1 2 3 4 4 5 6 7, ठीक है। इनकी वैलेंसी पूछा गया है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो K सेल है, K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 1 इलेक्ट्रॉन है और M में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 यानी आर्गन है, आर्गन का 18 होता है। कन्फिग्रेशन बन रहा है 2 8 8, यानी K में 2, L में 8, M में 8, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी फाइंड करेंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है 0 है। अब ऐसे ही इसमें देखेंगे तो यहाँ पर K में 2 इलेक्ट्रॉन है और L में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 और 2 मिलकर 9 होगा। 9 किसका होगा, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का कंट्रीब्यूशन 2 और 7, यानी K में 2, L में 7। तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फाइंड करेंगे तो लिखेंगे क्या, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, यानी इसकी वैलेंसी हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप ये वैलेंसी के इसका जो आंसर है इस तरह से फाइंड करेंगे। क्लियर है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एन एलिमेंट Z forms the following compound when it reacts with hydrogen, chlorine, oxygen and phosphorus कौन सा कंपाउंड बना रहा है ये, इन सबसे रिएक्ट करके एक बन रहा है ZS3, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ZS3 बन रहा है, क्लोरीन से रिएक्ट हो रहा है तो ZCl3, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है तो Z2O3 और फास्फोरस से रिएक्ट हो रहा है तो Zp बन रहा है, ठीक है ना। अब इसमें पूछा गया व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Z। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Z, क्लियर। और दूसरा एलिमेंट Z इज द मेटल और नॉन मेटल, ये भी पूछा जा रहा है। जो एलिमेंट Z है इज मेटल और नॉन मेटल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत इजी वे में। पहले जितना भी जो कंपाउंड दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। कंपाउंड दिया गया है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है ZS3। तो ZS3, ये जो 3 है वो Z का है, ठीक है ना। और Z के पास 1 जो है वो हाइड्रोजन का है, यानी कि Z की वैलेंसी है कितनी, इसमें वैलेंसी जो है Z की 3 है। ऐसे ही ZCl3, ये 3 जो है वो Z का है, यानी इसमें भी वैलेंसी 3 है। ऐसे ही
Z2O3, ये 3 जो है वो Z का है, 2 जो है वो O का है, यानी Z की वैलेंसी 3 और O की वैलेंसी 2, यानी यहाँ भी वैलेंसी हो गई 3। ZP कैसे बना है, तो आपको पता है कि Z और P बनने के लिए Z की भी वैलेंसी 3 और P की भी वैलेंसी 3, तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बनेगा Z3P3, जो दोनों कैंसिल हो जाएगा तो Z3 हो जाएगा, यानी यहाँ भी Z की वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये है कि वैलेंसी Z का हो गया 3, इन सब कंपाउंड में Z की वैलेंसी कितनी है, 3। और वैलेंसी 3 कब होगा, जब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लीजिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 कब होगा, किसके केस में होगा, 2 और 3, ये है बोरान का केस। 2 और 3 होगा। एल्यूमिनियम में कितना होगा, 2 8 3, यानी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वही वैलेंसी होगी। इसका मतलब Z जो है उसकी वैलेंसी जो 3 है, ये मेटल है। एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल है, बोरान क्या है, मेटल है, यानी इसका भी आंसर आपको मिल गया कि जो Z है वो क्या है, मेटल है। क्लियर है, तो इस तरह से ये नॉन मेटल है। क्लियर, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।